साल 1950। असम में घने जंगलों से घिरे नदी के किनारे बसे एक छोटे से शहर में कुछ ऐसा चल रहा था जो किसी भी इंसान की समझ से परे था। अमावस की रात थी। रमेश नाम का एक लकड़हरा देर रात ही लकड़ियां काटने राजपुरा के जंगलों के लिए निकल गया था। वो जब वहां पहुंचा तो सुबह होने ही वाली थी, लेकिन वहां जाते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कि कुछ जल रहा हो। इस डर से कि कहीं आग की वजह से पूरा जंगल न जल जाए, वो जल्दी से जंगल की ओर अंदर भागा। जैसे जैसे वो उस स्मेल के पास जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल में कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार चिल्लाकर पूछा कि वहां कौन है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी वहां ढेर सारा काला धुआं फैलने लगा। उस धुएं में जगदीश को एक औरत दिखी जिसने काली साड़ी पहनी थी। उसकी शक्ल उसके बालों से ढकी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। रमेश जैसे ही उसके करीब गया, वो औरत एकदम से सफेद धुएं में कहीं गायब हो गई। कुछ ही देर में वो धुआं भी खत्म हो गया, लेकिन तब रमेश ने जो देखा, वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जंगल के बीचों बीच उन्हीं के शहर के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश की डेड बॉडी पड़ी थी। उसका धड़ यानी शरीर का ऊपरी हिस्सा गायब था। बस उसका सर, पैर और हाथ बचे थे, और उसके माथे पर एक गोल सा निशान था जो किसी शैतान का सिंबल लग रहा था। साथ ही साथ मुकेश के दाहिने हाथ का अंगूठा गायब था। रामेश भागकर सीधा पुलिस के पास गया और उसने उन्हें सब बताया। ये 2 महीने में दूसरा ऐसा केस था। पिछली अमावस पुलिस को नदी के किनारे ऐसे ही एक और लाश मिली थी, शहर के एक छोटे मोटे दुकानदार की लाश। उसका भी दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था, और उसके माथे पर भी वही शैतानी निशान मिला था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुराज देख रहे थे, और ये केसेस देखकर उन्हें शक था कि उनके शहर में कुछ बहुत भयानक हो रहा है। पुलिस ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सूरज ने जब केस के बारे में लोगों से पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि दोनों का ही अंगूठा मर्डर से पहले ही कट चुका था। यह बात सूरज को बहुत अजीब लगी। केस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, पर अगली अमावस की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राजपुरा को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात ऐसा हुआ जिसने पूरे राजपुरा को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात समय नाम का एक डॉक्टर काम करने के बाद हॉस्पिटल से घर वापस आया ही था। उसका हाल ही में कई साल बाद एक बेटा हुआ था। आम दिनों से हटकर उनके घर की सारी लाइट्स बंद थी, सिवाय कुछ दियों के। समय बार बार अपनी बीवी को बुलाता रहा, पर उसे कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। और तभी एकदम से उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने दिया हाथ में पकड़कर जब इधर उधर घुमाया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने दो चमकती लाल आंखों वाली एक औरत आ गई। उसे देखते ही अजय बेहद डर गया और उसके हाथ से दिया छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने जैसे तैसे घर की लाइट्स ऑन की तो उसे दिखा कि उसके सामने काली साड़ी में एक औरत खड़ी है जिसके बाल बिखरे हुए हैं, और वो अपनी चमकती लाल आंखों से उसे देखे जा रही है। जैसे ही समय ने पूछा कि वो कौन है, वो औरत हवा में कहीं गायब हो गई। तभी समय को अपने बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाज आई। वो भागकर अंदर बेडरूम में गया तो उसने देखा कि उसका बेटा उनके बिस्तर के बगल में बैठा रो रहा है, और बस उसी तरफ देख रहा है जहां से वो औरत गायब हुई। समय जैसे ही अपने बेटे को उठाने के लिए नीचे झुका, उसका खून सूख गया। बेड के नीचे उसकी बीवी की लाश पड़ी थी। बिल्कुल उसी हालत में उसका सर, उसके हाथ और उसके पैर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा गायब था। उसके माथे पर वही शैतानी निशान बना था। समय उसे देखते ही जोरों से रोने लगा। यह खबर तेजी से फैली और इंस्पेक्टर सूरज समय के घर पहुंचे। समय की पत्नी का भी अंगूठा नहीं था। जब सूरज ने समय से इस बारे में पूछताछ की तो समय ने उन्हें एक ऐसा सच बताया जिसे सुनते ही सूरज का दिल दहल गया। ने उसे बताया कि बहुत कोशिशों के बावजूद उनका बच्चा नहीं हो रहा था। किसी ने उसकी पत्नी को बोला
कि जंगल में एक पुरानी गुफा है। वहां कुछ औरतें हैं जो जादू करती हैं। उनसे जाकर मिलोगी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। समय और उसकी पत्नी ने सोचा कि वो यह भी आजमा के देखेंगे। वो एक शाम जंगल के बीचों बीच पहुंचे और उस गुफा को ढूंढने लगे, और तभी एक जोर की हवा चलने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है। कई औरतें इकट्ठे उसकी बीवी का नाम पुकार रही है। जब वो लोग उस आवाज के पीछे गए तो उन्हें एक गुफा दिखी। समय और उसकी बीवी दोनों ही अंदर जाने लगे, लेकिन एक काली साड़ी पहनी औरत ने समय को अंदर घुसने से रोक दिया और सिर्फ उसकी बीवी को अंदर भेज दिया। कुछ देर बाद उसे उसकी बीवी की एक चीख सुनाई दी। जब वो बाहर आई तो उसके दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं था। समय ने उससे बहुत पूछा कि अंदर उसने क्या देखा, लेकिन उसकी बीवी ने उसे कुछ नहीं बताया। उसके कुछ ही दिनों में समय की बीवी प्रेग्नेंट हो गई। बच्चा तो हुआ, लेकिन समय की बीवी तब से ही अजीब ढंग से बर्ताव करने लगी थी, मानो कि वो किसी और के वश में ही हो। सूरज को मुकेश के केसेस में भी लोगों ने कुछ ऐसा ही बताया था। समय ने सूरज को कहा कि उसे लगता है कि उस गुफा में जो औरतें हैं वो असल में डायन है, और वो जादू नहीं काला जादू करती है। वो इंसान से उसका अंगूठा लेकर उसे अपने वश में कर लेती है, और फिर हर अमावस की रात वो किसी एक की बलि चढ़ा देती है। सूरज इन सब चीजों में नहीं मानता था, पर जो भी उस शहर में हो रहा था उसने सूरज की मान्यताओं पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। उसी शाम सूरज अपने एक हवलदार के साथ उस जंगल में पहुंच गया। जंगल की तलाशी लेते हुए एकदम से तेज हवा चलने लगी और जंगल में अंधेरा छा गया। सूरज को किसी के चिल्लाने की आवाज आई और तभी एकदम से उसके सामने आत्मय्य आ गई। वो सब उनकी आत्माएं थी। उनका शरीर सफेद पड़ चुका था, आंखें बिल्कुल काली थी। वो सब आत्माएं सूरज के पास आ रही थी, लेकिन सूरज के हवलदार को कुछ नहीं दिख रहा था। तभी अचानक से वो आत्माएं हवा में कहीं गायब हो गई। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने घबराते हुए अपने हवलदार को सब बताया और उसे हट्टे कट्टे ऑफिसर्स और पास के लोगों को बुलाने के लिए कहा। हवलदार जैसे ही वहां से गया, जंगल में अंधेरा छा गया। सूरज को कुछ औरतों की आवाज आने लगी जो उसका नाम पुकार रही थी। जब वो उन आवाजों के पास गया तो उसे वही गुफा दिखी जिसके बारे में समय ने उसे बताया था। उस गुफा में घुसते ही उसे एक अजीब सा धुआं दिखा, जिसमें उसे वही काली साड़ी वाली औरत दिखी। सूरज उस औरत के पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। जब वो हवलदार कुछ लोगों को लेकर वापस आया तो उन्हें जंगल के बीचों बीच सूरज की डेड बॉडी मिली, बिल्कुल उसी हालत में सर, दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ सिले हुए, और सूरज के माथे पर भी वही शैतानी निशान था, और उसके दाहिने हाथ का एक अंगूठा गायब था। इसके बाद सबको यकीन हो गया था कि उस जंगल में डायन रहती है जो शैतान की पूजा करती है और मासूम लोगों की बलि चढ़ाती है। तब से रजपुरा के लोगों ने उस जंगल में जाना ही बंद कर दिया, और आज भी माना जाता है कि उस जंगल में डायन रहती है।